अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत। सीएम धामी ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर की पूजा अर्चना। सूर्या ड्रोन टेक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। सीएम ने ड्रोन प्रदर्शनी का किया अवलोकन। उत्तराखंड के डिफेंस प्रोडक्शन हब बनाने का फैसला। और आज से राज्य में सभी ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए निर्देश। विभागों को कार्यसूची तैयार करने के दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीते रोज अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। आपको ये भी बताते चले कि कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं गंगोत्री धाम के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। कपाट खुलते ही वायुसेना के द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और वहां के चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। यह यात्रा निर्बाधित रूप से चलेगी और आगे उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से काम कर रही है और डॉक्टर और पुलिस की टीम जगह जगह और मुस्तैदी से यहां पर मौजूद है, ताकि जो श्रद्धालु है उनको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी आपको बताते चले कि यमुनोत्री धाम पहुंचे। ये बड़ी जानकारी देहरादून से। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहले सीएम है जो धाम पहुंचे हैं और अविभाजित यूपी के समय पूर्व सीएम भी वीर बहादुर पहुंचे थे। सीएम के आगमन से स्थानीय लोगों में एक उम्मीद जागी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब उनके आने से स्थितियां जो है वो बदलेंगी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके आने से एक नई उम्मीद जो है वो जगी है। सीएम धामी पहले ऐसे सीएम है जो धाम पहुंचे हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सीएम धामी पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी देहरादून से। सीएम के आगमन से स्थानीय लोगों में उम्मीद जागी है और अब उनके आने से लोग जो हैं उनमें एक उम्मीद के साथ साथ ही खुशी जो है वो भी जाहिर की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित सूर्या ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान पैदा करने का प्रयास करने के साथ ही युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उत्तराखंड को ड्रोन और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में ड्रोन तकनीकी आपदा वरदान सिद्ध हो रही है।
इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र में जारी पूर्वानुमान उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार। ये बड़ी जानकारी देहरादून से फिर से मौसम ने करवट ली है और आपको बताते चले कि आज और कल तेज हवा चलने के साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून समेत 4 जिलों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। ये बड़ी जानकारी देहरादून से मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है और उत्तराखंड में फिर से मौसम जो है उसके बदलने के आसार यहां पर जाहिर किए गए हैं। देहरादून समेत 4 जिला में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी जो है मौसम विज्ञान की तरफ से जारी की गई है। यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र ने फिर से अनुमान जारी किया है कि जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम जो है वो करवट लेने वाला है और 4 जिलों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश में जाति जनगणना यानी कि जातियों के आधार पर गणना कराने का फैसला लिया है, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी का मानना है कि इसमें समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से लाने की दिशा में मदद मिलेगी। तो वहीं जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों में लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाति जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और समावेशी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन जागरण निर्णय को स्वीकृति दी है और दूरगामी सोच का परिचय दिया है। फैसला न केवल सामाजिक न्याय की भावना को बल देगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जनहित और राज्य हित में आवश्यक, महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले लगभग 10 और प्रस्ताव, योजनाओं, कार्यों की सूची तैयार की जाए। उन्होंने सभी विभागों को अपनी अपनी विभागीय परिसंपत्तियों की सूची जारी करने के लिए और सरकारी परिसंपत्तियों की सूची पोर्टल पर अपलोड किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों और अपर सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भ्रमण पर आने जाने और भ्रमण कार्यक्रम का प्रसार करने के निर्देश दिए और मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को निर्देश दिए कि जिन विभागों में ई ऑफिस के माध्यम से अभी तक कार्य आरंभ नहीं किया गया है, उन सभी विभागों को शीघ्र ई ऑफिस के माध्यम से कार्य कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारीगण और अपने अधीनस्थ विभागों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड वन विभाग में प्रशासनिक कार्यों को लेकर 8 मई गाड़ियों को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन मुख्यालय में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विभाग में अब तक 81 चौपहिया वाहन, सैकड़ों प्राइवेट वाहन और 328 मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जा रही है, जिससे विभागीय कर्मियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह भी बताया कि बीजेपी सरकार में वन विभागों में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को मिलाकर 2000 पदों पर नियुक्ति भी दी गई है। सीबीआई ने चार्जशीट तो तब होगी, अभी तो उन्होंने ये मांगा है कि हमें कुछ लोगों के खिलाफ अनुमति FIR की अनुमति मांगी। कितने हैं ऐसे? 5-6 लोग इसमें हैं। इसकी अभी परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण करने के बाद फिर निर्णय ले लिया जाएगा। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले लोकसभा में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के हरिद्वार, उधम सिंह नगर आदि जनपदों में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन को लेकर सवाल उठाए थे। उसके बाद विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने बाकायदा अवैध खनन की ट्रॉली पकड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर पुलिस की लापरवाही को उजागर किया था। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके विधायक सक्रिय हैं और विपक्ष शून्य हो चुका है। हालांकि सवाल फिर भी बना हुआ है कि आखिर बीजेपी की सरकार में विधायकों और सांसदों को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है।
कोई अवैध खनन नहीं हो। कुछ जगह कोई खनन ऐसी स्थिति है जहाँ इस प्रकार कुछ लोग होते हैं जिनको कड़ाई से रोकने काम होता है, और जिन्होंने भी इस काम में जो आगे थे उन पर कार्रवाई सरकार ने की है। हमारा विधायक सड़कों के गुणवत्ता के लेकर सब प्रकार का अगर काम करता है उसकी सराहना होनी चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। सर चौहान जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई? कड़ा लगाने वाला एक अपराधी था, चोरी करा तो पकड़ाया। ये हमारा जो काम अपोजिशन सुनने स्थिति में कहते रहा हूं, हमारे विधायक किसी काम करते हैं और जिस प्रकार से राजस्व को बचाने का हम लोगों ने काम किया, सर्वाधिक राजस्व हुआ है। इस प्रकार स्थिति अगर कहीं पर चोरी छुपे हो रही है, मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूं, इस प्रकार का कहीं पर भी स्थिति होती है उसको रोकना चाहिए। सरकार भी कृत संकल्पित है, ऐसे लोगों से मिलेगी। देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित सूर्या ड्रोन टेक 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड राज्यपाल की तरफ से किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिग्ध सेनागुप्ता और सेन गुप्ता, जीओसी इन सी सेंट्रल कमांड सहित अनेक सैन्य और असैन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। यह आयोजन भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड की तरफ से सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के सहयोग से आयोजित ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी देश में विकसित आधुनिकी और ड्रोन प्रौद्योगिकों को प्रदर्शित करता है, जो बहुआयामी और आवश्यकताओं के अनुरूप है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उभरती बताते चले कि ड्रोन रक्षा मंत्री नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन और अवसंरचना जैसे क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। आज सच कहूं तो आज एक बहुत गर्व हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि आज जो यहां देहरादून के अंदर में जो सूर्य ड्रोन शो हुआ है, इसने अपने आप में एक ऐसा गेम चेंजर का अध्याय पूरा किया है। मुझे ऐसा लगता था, अपने आप से मैं पूछता था कि ड्रोन में हम कहां हैं, तो आज पता चला कि ड्रोन के क्षेत्र में हम बहुत ही प्रोग्रेस कर गए हैं। आज हमने देखा कि किस प्रकार ड्रोन और रोबोटिक्स हमारे पूरे वॉरफेयर को चेंज कर रहा है। कांग्रेस ने देहरादून में संविधान बचाओ रैली आयोजित की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सचिन पायलट पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के भी सभी बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा नहीं पहुंची। सभी नेताओं ने अपने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा समय में केंद्र की चुनी हुई सरकार संविधान की आत्मा पर प्रहार कर रही है। इसके साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। इस मौके पर सचिन पायलट और हरीश रावत ने अपने संबोधन में प्रदेश में अवैध खनन का मामला भी उठाया। इसके साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही जुट जाने का आह्वान किया। आज जो देश के हालात हैं, देश जिस दौर से गुजर रहा है, संविधान खतरे में है। संविधान हमारी आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान को लगातार कमजोर करने की साजिश की जा रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। और जो आज के मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है और दलित उत्पीड़न का मामला है, और जो हमारे देश के आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ जिससे जातियां जुल्म हो रहे हैं, उसे इतर भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों का ध्यान बांटने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए नए नए प्रयोग करती है। और आज निश्चित रूप से देश जो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो संविधान में विश्वास करता है, जो भी व्यक्ति हो, हमारी बहन, माँ, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, तो निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस मुहिम में कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है
कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देश के अंदर हर राज्य में आयोजित करने का काम करें और देश के लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि वर्तमान समय में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार जो है संविधान को कुचलने का काम कर रही है, संविधान के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। इसलिए आज संविधान बचाओ के तौर पर जो है यहाँ राजधानी देहरादून में ये सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है और हजारों की तादाद में प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन इस रैली में उन्होंने भाग लिया। पूरे देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने ये पीड़ा उठाया है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया गया है। और जैसा राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि संविधान ने हर व्यक्ति को बराबर का हक अधिकार दिया है और देश में जो वातावरण निर्मित किया है वो एक ऐसा माहौल है जहां पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संविधान के जो प्रावधान है उसका उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और हम लोगों ने हमेशा संविधान को पोषित करने का काम किया। सारे एक साथ आ जाओ। बीते रोज गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जबकि 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। उससे पहले बीकेटीसी के सीओ विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में माहेश्वर और तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि तय की गई है। 21 मई को मधवेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निश्चित हुई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही बद्री केदार समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ की मुख्य मठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खुलने की तिथि होती है मधमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मधमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंच पुरोहित और तीर्थ पुरोहित और बीकेटीसी द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद है, बढ़िया है, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लाइट बिजली पानी की व्यवस्था बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद है और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। मेरे को ये परेशान कर रहा है। पौड़ी शहर में अब मीट मछली और मुर्गे की दुकानों पर मांस विक्रेता का नाम और दुकान के नाम की लिस्ट लगानी अनिवार्य होगी और शहर में जगह जगह खुली मीट मछली की दुकानों के अंदर की मुर्गी और मछली काटे जाते हैं, जिस पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति प्रसाद जोशी ने बताया कि मांस विक्रेताओं को भेजे गए नोटिस पर अमल रहने के लिए विक्रेताओं को 7 दिन का समय दिया गया है। अगर 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर पालिका पौड़ी में हमारी लगभग 25 या 26 दुकानें मांस विक्रय की हैं। यहाँ पर मांस का विक्रय किया जाता है और ज्यादातर यहाँ पर मछली, मुर्गा और बकरे का ही विक्रय है। हमारे संज्ञान में ये आया था कि कुछ भावनाएं भी आहत हो रही हैं, कुछ रेट लिस्ट और ध्यान साधना और विश्व के दूसरे सबसे श्रीयंत्र के लिए प्रसिद्ध श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास और कनरा डोल आश्रम का स्थापना दिवस समारोह शुरू हो गया है। आश्रम के तपस्वी बाबा कल्याणन दास ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 2 सप्ताह तक विविध भक्तिमय और कार्यक्रम आयोजित हुई है और 4 मई से 10 मई तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें मनोज कृष्ण जोशी कथा वाचन करेंगे और 12 मई को समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे। इस दिन धर्म ध्वजा और पूजन, कलश यात्रा, मां राजेश्वरी अभिषेक सहित कई पूजा अर्चनाएं और विशाल भंडारण होगा।
ये एक प्राचीन, अति प्राचीन मैं कहूंगा, एक अति प्राचीन विधा है जिसको हम लोग श्री विद्या के नाम से जानते हैं। और श्री विद्या की उपासना हमारे भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, परंतु इसकी उपासना गूढ़ भी रही है, क्योंकि इसकी उपासना के जो क्रम है वह साधक जो है एकांत में और आत्मस्थ होकर के करता है, जिसको गूढ़ कहा गया है। तो इसलिए गूढ़ है, गुह्य से गुह्य है, परंतु साधना के रूप में जब इसकी साधना धीरे धीरे होती है और ये यंत्र जो माँ का स्वरूप है, जो स्थूल शरीर है, ये धीरे धीरे जगने लग जाता है, तो अपने क्षेत्र में, अपने परिधि में आने वाले प्रत्येक प्राणी को ये ऊर्जावान बनाता है, उनको ऊर्जा प्रदान करता है और सारी समस्याओं का कारण और शमन होगा। और 12 तारीख को इसका समापन, यहाँ देश विदेश से और हमारे इस क्षेत्र से भी अनेक लोग यहाँ पर आएंगे। रोज उनका भंडारा होगा, भोजन पानी की सारी व्यवस्था इधर होगी और प्रवचनों की भी, संत सम्मेलन की भी व्यवस्था रखे हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि इस साल हम लोगों को समय बहुत कम मिला। मैं भी आने वाला था 1-1.5 महीने पहले से। वहाँ पे होली के समय हम यहाँ आ जाते हैं हर साल। इस साल हमारी भी तबीयत खराब रही, कुछ अस्पताल में भी रहना पड़ा, तो और जगह जगह पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको भी समापन करना था, इसलिए देर हुई। वो उसी विषय में अक्षय तृतीया से 12 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा, इसमें आप सब लोगों के सहयोग। खबर जसपुर से है, जहां सहकारी समितियों पर थोपे गए कानून के विरोध में सरकारी कार्य का बहिष्कार और प्रदर्शन लगातार जारी है। सभी सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सरकार से काला कानून वापस लेने की मांग की है। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति के प्रबंधन निदेशक अरुण सोलंकी ने बताया कि आज तक तो सरकारी कामकाज का बहिष्कार किया जा रहा था, लेकिन अब देहरादून में सांकेतिक धरना प्रदर्शन के लिए कर्मचारी देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे और सरकार को चेताने के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बीच धरना प्रदर्शन कार्य का बहिष्कार करते हुए तमाम असुविधाओं को जिम्मेदार सरकार होगी। नियमावली जो सरकार कैबिनेट में पास कर दी गई थी, जो कि कर्मचारियों के समितियों के हित में नहीं है, उसके विरोध में लगातार पिछली 21 अप्रैल से हम विभागीय कार्यों का बहिष्कार हमने किया हुआ था, परंतु शासन ने हमारी मांगों को नहीं माना। अब हमने इरादा कर लिया है, कल 1 और 2 मई को हमने मियाँवाला निबंधक कार्यालय में एक सांकेतिक धरना 1 और 2 तारीख को हमने देना है और हमने पूरे जोश के साथ, हर एक कर्मचारी में पूरा जोश है, इस नियमावली को या तो शासन वापस लेगा। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर से एक खबर सामने आई है, जहां राजश्यामा कंपनी द्वारा श्रीनगर से ऋषिकेश तक नेशनल हाईवे पर सड़क की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसमें गड्ढे भरना, पैच वर्क और सफेद पट्टियां लगाने जैसे कार्य शामिल हैं। ये काम पूर्व में मिले टेंडर के अंतिम वर्ष के तहत हो रहा है। जानकारी के अनुसार ये कार्य मेंटेनेंस के अंतर्गत किया जा रहा है, लेकिन यहाँ काम करने वाले मजदूर काम करने के लिए काउंसलिंग सिलेंडर की बजाय घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा भी सवाल उठ रहे हैं। और आपको बताते चले कि आम जनता को जहां एक सिलेंडर बुक करने के लिए OTP भेजना पड़ता है, तो वहीं इन कंपनियों को सड़क निर्माण जैसे बड़े टेंडर और कैसे आसानी से मिल सके। तो वहीं दूसरी ओर कीर्तिनगर क्षेत्र में LPG गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को लेकर प्रशासन सख्त है। जैसा कि आपके द्वारा मुझे सूचना दी गई है कि NH जो ये व्हाइट पट्टी का काम चल रहा है, इसमें इनके कंपनी के द्वारा इसमें घरेलू सिलेंडर जो होता है हमारा 14.2 का, इसे यूज किया जा रहा था, जबकि वो अनधिकृत प्रयोग कर रहे थे। इन्हें कमर्शियल सिलेंडर जो 19 kg का होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए इनसे काम रुकवा दिया। फिलहाल इन्हें कहा गया, निर्देश किया गया कि आप तुरंत अभी भरा के ले आए कमर्शियल सिलेंडर, उसका यूज करें, नहीं तो तब तक काम नहीं होने दिया जाएगा इनसे। जिसके जब हम प्रथम बार को पकड़ते हैं हम एक चेतावनी जारी करते हैं, तो इनको मैंने चेतावनी जारी कर दिया और अगर दोबारा पकड़े जाते हैं तो सिलेंडर जब्त किया जाएगा, तो जुर्माना किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर है जी RCPL वाले इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं सर, ये तो चलता है। ये तो सर इमरजेंसी का जो जैसे कि मतलब सिलेंडर हमारा खत्म हो गया एक, तो इसलिए लगा लिया ये। कितने सिलेंडर है आपके पास घरेलू? घरेलू सिलेंडर तो एक ही है। और ये गाड़ी में है आपका?
बड़ा सिलेंडर है बड़ा लगाया हुआ छोटा सिलेंडर है, सर वो खाली हो गया ना हमारा सिलेंडर। तो क्या अब बड़ा सिलेंडर का नियम है कि छोटा सिलेंडर का नियम है? अभी हाँ? सर बड़ा तो लगाना पड़ता है सर, क्योंकि खाली हो गया, आप क्या करें बताओ। क्यों कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं है? गैर कानूनी है कि नहीं है? फायदा होगा सर, जैसे कि मतलब ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है तो अपनी लाइन में चले। हाँ जी, ये सर रोड मार्किंग हो रही है यहाँ, और ये क्या नाम अपना श्रीनगर से है, और जी ये ऋषिकेश का काम होना है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या